1933 नवादा राजपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे दुष्यंत कुमार हिंदी गज़ल के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक सफ़र की शुरुआत इलाहाबाद से की। प्रारंभ में इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल से जुड़े, नए पत्ते उसमें की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, पत्र है, उससे जुड़े। बाद में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी विभाग में कार्य किया। लेकिन इनका जो तेवर है, इनकी जो शैली है, वो विनम्र नहीं है। वो अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखा व्यंग्य करती है, प्रहार करती है। अपनी सामाजिक विसंगतियों पर, पीड़ाओं पर, अभावों पर सीधे तर्जनी उठाती है। वो चेताती है लोगों को कि देखिए क्या था और जैसे क्या हो गया। मैंने उनके अंदर एक आक्रोश, एक चेतना पैदा करती है। हिंदी गजल को हिंदी में प्रतिष्ठा दिलाने में दुष्यंत कुमार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दुष्यंत कुमार ने, जैसे प्रेमचंद ने कथा साहित्य को महलों से तिलिस्मी उपन्यासों की जो किसान गरीब के घर तक पहुंचा दिया, खेत की मेड़ पर बैठे आदमी के पास पहुंचा दिया, ठीक ऐसे ही इन्होंने गजल को महबूबा के जुल्फों से निकालकर आम आदमी से जोड़ दिया, जिसमें दुखी पीड़ित जनता के सरोकार हैं। उनके अंदर चेतना भरने की ताकत है। कह सकते हैं कि इन्होंने गजल को अपनी प्रेमिका या महबूबा के प्रेम रूप सौंदर्य में नहीं उलझाया, बल्कि अपनी गजल को एक ताकत, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सामाजिक, राजनीतिक अव्यवस्था, विद्रूपता, विसंगतियां, कुरीतियां, अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार आदि पर तीखा प्रहार किया है। इनके गजलों को उस दौर में लोग नारों की तरह, स्लोगन की तरह प्रयोग करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक कहने की शैली बहुत अनूठी है। अपनी बात कहने का जज्बा बहुत मजबूत ढंग से उसमें दिखाई देता है। दुष्यंत कुमार ने हिंदी की गजल में कई चीजें नए ढंग से पेश की। एक तो गजल के जो उर्दू के शब्द हैं, वो खड़ी बोली के साथ मिलाकर इन्होंने गजल लिखी। दूसरा, गजल के सभी शेर अपने आप में मुकम्मल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उनमें एक दूसरे शेर से दूसरे शेर के प्रति उतना जुड़ाव, एक अंतर संबंधता नहीं होती। लेकिन इनके जो शेर हैं, वो आंतरिक रूप से एक लय में, एक भावात्मक रूप से, एक संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए नजर आते हैं। जैसे पहले शेर में जो भाव संवेदन स्पष्ट होता है, उसी का कुछ स्पष्टीकरण, जैसे मिलता जुलता भाव दूसरे शेर में मिलता है। तुक और लय बहुत सुंदर इन्होंने मिलाई है। साय में धूप इनकी राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों से लबरेज काव्य संग्रह है, जिसमें इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि गजलों में रोमानियत, प्रेम के जो इश्क के वो प्रसंग नहीं आते, बल्कि ये अपनी गजलों के माध्यम से सत्ता के विपक्ष में खड़े होते हैं। प्रस्तुत गजल साय में धूप गजल संग्रह से ली गई है और इसमें 1970 के बाद का जो दशक है, उसमें सामाजिक अव्यवस्थाओं या हमारे जो राजनेता थे, जिन्हें हमने ही चुनकर, जिन लोगों को हमने ही अपने वोट से चुनकर संसद तक पहुंचाया, उन लोगों की वादा खिलाफी को याद दिलाया है। आम समाज में जन जन में एक चेतना पैदा की है कि उन लोगों ने क्या वादे किए थे और आज हमें क्या मिला बदले में, कुछ भी तो नहीं। तो ये उस दौर की एक प्रतिक्रियात्मक, एक आक्रोश, जन आक्रोश कह सकते हैं कि इनकी गजलों में दिखाई देता है। जैसे मोहभंग
या जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं हुए, तो वो सपन भंग भी हम कह सकते हैं। कि हमें जिन सुख सुविधाओं के लिए, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या रोजगार है, जितनी भी सुख सुविधाओं के हमें सपने दिखाए गए थे, मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। आम जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता के विरोध में ये अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो पहला शेर पढ़ते हैं इनका, देखिए। दुष्यंत कुमार लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ चिराग शब्द दो जगह आया है। एक चिरागा बहुवचन, यानी वो सुख सुविधाएं जो पहले ही तय थी, हमें देने का वादा किया गया था कि हम सत्ता में आते हैं तो ये चीजें आपको मिलेंगी, तय था। और दूसरा चिराग सुख सुविधाएं एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, एक विशेष सुख सुविधा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहां देखिए, सुख सुविधाएं के जो वादे किए गए थे, वे सुख सुविधाएं घर घर पहुंचाने का वादा किया था। लेकिन घर घर की बात तो छोड़िए, एक शहर के लिए भी वो चीज, वो सुख, वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। और हम शहर को ये मानते हैं कि शहर में बहुत सुविधा संपन्न, ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, सुविधा संपन्न लोग रहते हैं, उनको ही नहीं मिली वो चीज़, वो सुख, वो सुविधा जिसका वादा किया गया था। तो गांव में, झोपड़ी में रहने वालों के लिए वो चीज़ कहाँ उपलब्ध होगी? यानी यहाँ पर सरकार की असफलता की ओर इशारा है। यहाँ उर्दू के शब्दों का साहित्यिक हिंदी के साथ बड़ा सुंदर तालमेल किया गया है। और पहला चिरागा शब्द उस समय की जो सुख सुविधाओं के प्रतीक रूप में आया है, चाहे वो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है या और दूसरी सुविधाएं है, तो वो हर घर में देने की बात कही गई थी। लेकिन हर घर में तो कहाँ, पूरे शहर के लिए भी वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो यहाँ कह सकते हैं कि वो राजनीतिक असफलता, उन नेताओं की वादा खिलाफी के खिलाफ दुष्यंत कुमार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो दूसरा शेर देखते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। देखिए कितना गजब की बात लिखी है। यहाँ दरख्तों के साए में, दरख्त पेड़, यानी वे पेड़ यहाँ प्रतीक है उन राजनेताओं का जिन्हें हमने अपने हाथों से चुना है। यानी उन राजनेताओं को जिन्होंने हमें कुछ चीजें देने का वादा किया था, जिन पे हमने भरोसा जताया था, विश्वास जताया था, उन्हीं लोगों से हमें वापस क्या मिल रहा है? दुख, असंतोष और पीड़ा हमें मिल रही है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या फायदा? तो यहाँ दरख्तों के साए में, यानी अपने ही चुने हुए नेताओं से हमें दुख और पीड़ा मिल रही है, असंतोष मिल रहा है, वही चीजें जो कि तो बनी हुई है। तो फिर यहाँ रहने से क्या फायदा? फिर कहते हैं चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कि अब ये जगह रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग वादा खिलाफी करते हैं उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनके अपने स्वार्थ पूरे हो चुके हैं, अब आम जनता मरे जिए उन्हें कोई मतलब नहीं, अतः ये रहने के लिए जगह उपयुक्त जगह नहीं है। दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ देखिए थोड़ा सा विरोधाभास है। फिर लेखक कहता चलो यहाँ से चलें। यहाँ हम थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि निराशा का भाव झलकता है, लेकिन कवि वहां चलने की बात कहता है जहां जीवन है, खुशियां हैं, जीवन के विविध रंग हैं, जहां स्वतंत्रता है, लोगों में प्रेम सद्भाव है, वहां चलने की बात करता है। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, कितने ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ इसको हम दो तरह से बता सकते हैं। एक तरफ तो ये भी हो सकता है कि दुष्यंत कुमार उन लोगों की सहनशीलता, उनकी एक प्रकार से विरोध न करने की भावना की ओर इशारा भी करते हैं, कि जो लोग गरीबी, दुख, पीड़ा सहने के आदी हो चुके हैं, जिनके अंदर क्रोध, गुस्सा या आक्रोश नहीं है, तो वो लोग ऐसे लोगों के लिए, ऐसे राजनेताओं के लिए बहुत तो सही है, क्योंकि वो खुलकर अपनी उंगली नहीं उठा सकते, वो अपनी मांग नहीं कर सकते, वो अपने अधिकारों को नहीं मांग सकते, वो जिन चीज़ों को वादा किया था उनकी मांग नहीं कर सकते। तो ऐसे नेताओं के लिए ऐसे लोग बहुत ही उपयुक्त हैं, बहुत सही हैं, मुनासिब हैं। लेकिन दूसरा ये भी है
कि ये वही लोग हैं जो सहनशील हैं, जहां प्रेम है, सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति सरोकार हैं, ये लोग इस सफर के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो वादा खिलाफी कर दी। अब ये लोग हमें इस जो राह पे हम चल रहे हैं, कवि अपनी बात करता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए, क्रांति वालों के लिए यही लोग उपयुक्त हैं, कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, कि मेरे जैसे लोग जो क्रांति लाना चाहता है तो ये लोग सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि ये गरीबी में, दुख में, पीड़ा में भी अपना जीवन काटने की सामर्थ्य रखते हैं। यानी यही लोग नवीनता लाने के, क्रांति लाने के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। ये लोग हैं जो क्रांति ला सकते हैं। अतः क्रांति और नव चेतना लाने के लिए मेरे जैसे कवियों के लिए यही लोग सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये तन मन धन से, मन वचन कर्म से आम आदमी के साथ हैं। आगे दुष्यंत कुमार लिखते हैं, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। यहां कवि चारों तरफ के जो वातावरण में भ्रष्टाचार, गरीबी, शोषण, अव्यवस्थाओं का इशारा करता है कि यहाँ जो प्रेम वाले जो गुण हैं, ईश्वरीय जो गुण हैं या ईश्वर है, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, खुदा हर जगह नहीं हो सकता, पर हम आदमी होने का ख्वाब तो रख ही सकते हैं। यानी हम आदमी बना सकें, इतना ही पर्याप्त है। यानी मनुष्य में मनुष्यता के गुण हों, मनुष्य होने का सपना देखें, इतना ही पर्याप्त है। और एक्स में ऐसा आएगा कि ये सारा जो परिदृश्य है, ये सारा जो परिवेश है, सारी अराजकता है, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कवि में कवि के अंदर आत्मविश्वास है, इसलिए वो आदमी होने का सपना देखता है, खुदा होने की बात नहीं करता। कहता ना कि कहते हैं कोई हंसी नज़ारा तो है, ये हंसी नज़ारा इंसानियत का है, मानवीय गुणों के विकास का है, और वही हमारे लिए पर्याप्त है। यहां देखिए, खुदा, आदमी, ख्वाब, हंसी, नज़ारा, नज़र, ये उर्दू के शब्द हैं, और हिंदी खड़ी बोली में कितने सुंदर ढंग से इनको पिरोया गया है। अंत में तुक और लय भी मिलती है। अगला शेर देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वे यानी वे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो हर 5 साल के बाद वादा करते हैं, हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, लेकिन मिलता क्या है आम आदमी को? कुछ भी नहीं, केवल वादा खिलाफी, धैर्य, धीरज, संतोष रखने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वही लोग ये सोचते हैं कि ये लोग वे मुतमईन हैं, यानी वो राजनेता आश्वासन आराम से बैठे हैं कि ये आम जनता हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, इनमें आक्रोश, इनमें विद्रोह, इनमें क्रांति चेतना की भावना पैदा ही नहीं हो सकती। ये तो आदी हो चुके हैं दुखों को सहने के, पीड़ाओं को सहने के, अव्यवस्थाओं में जीने के आदी हो चुके हैं। तो उनको विश्वास है कि वो लोग मुतमईन हैं, वो पत्थर नहीं पिघल सकता, इन लोगों के अंदर वो चेतना, वो क्रांति पैदा हो ही नहीं सकती। लेकिन कवि का विश्वास देखिए, अपने ऊपर विश्वास, इतना भरोसा अपने पे करते हैं, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। लेकिन कवि सत्ता से मोह नहीं रखते, अपने ऊपर विश्वास जताते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरी वाणी जरूर जन जन में आक्रोश पैदा करेगी, चेतना पैदा करेगी, लोग मेरी वाणी के साथ उठ खड़े होंगे। ये कवि का वो है कि मैं तो बेचैन हूं कि कब मेरी आवाज असर करेगी और समाज का व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ उठेगा, अपने हक की मांग करेगा। मैं उसी दिन के इंतजार में हूं और बेचैन हूं मैं कि कब मेरी आवाज जन जन की आवाज बने। दुष्यंत कुमार ये भी कहते हैं कि मैं बेकरार हूं कि उन लोगों की जो सोच है कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता, उन्हीं लोगों को मैं जगा कर रहूंगा। यानी उन लोगों की जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो एक दिन झूठी साबित होगी, लोग मेरी आवाज पर उठ खड़े होंगे, ये मेरी आत्मविश्वास, जनता की आवाज बन जाएगी और उन लोगों की जो सोच है उसको झूठा साबित कर देगी। यहां सत्ताधारी लोगों के ऊपर करारा व्यंग किया है, और ऐसी ऐसी गजलें वर्तमान दौर में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। शेर में क्या कहते हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबां शायर की, तेरा
निजाम है सिल दे जुबां शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब यहां कवि कहता है कि तू सत्ता में बैठा है, तेरे पास शक्ति है, ताकत है, तू कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसे शायर की, कवि की आवाज को भी बंद कर सकता है कि इसकी आवाज जनता तक न पहुंचे। मेरी गर्दन भी दबा सकता है, मेरी आवाज को दबा सकता है। क्यों? क्योंकि तेरे पास सत्ता है, तेरे पास शक्ति है, वो सामर्थ्य है, क्यों तू मालिक बैठा है। लेकिन ये एहतियात जरूरी है। अब मेरे लिए जैसे गजल के छंदों के लिए एक अनुशासन जरूरी है, ठीक ऐसे ही सत्ताधारी लोगों को सचेत करते हैं कि अगर तुम्हें अपना शासन चलाना है ना तो ये एहतियात जरूरी है, ये कि जनता आक्रोश ना करे, जनता अपने हक की मांग ना करे। इसलिए उन लोगों को दबाना, उनकी आवाज को दबाना, उन्हें दबाए रखना, ये एहतियात सत्ता पक्ष के लिए बहुत जरूरी है। यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, केवल कवि के लिए नहीं, उन लोगों को भी चेताया है कि सावधान हो जाइए, जनता जाग रही है। सत्ता के लोगों के लिए उन लोगों की आवाज को दबाना बहुत जरूरी है। उनके अंदर अगर चेतना, उनके अंदर क्रांति की भावना आ गई तो उनका शासन अधिक दिन तक नहीं चलने वाला। यह बहर जरूरी है। अंतिम शेर है गजल का, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहां गुलमोहर है छायादार वृक्ष का जो गर्मी में भी फलता फूलता है, और यहां जो प्रतीक है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी मांग का, अपने स्वाभिमान का प्रतीक है। यहाँ दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मैं अपने घर में, अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात मैं अपनी जो सत्ता के जो नुमाइंदे हैं उनसे अपने हर चीज मांगना चाहता हूँ, उसी के लिए मैं जीना चाहता हूँ, हर प्रकार की सुख सुविधा जो वादे किए थे। यानी मुझे अपने गुलमोहर के तले उन सब सुख सुविधाओं को लेकर मुझे जीना है, और मरना भी पड़ जाए तो मैं उन सुख सुविधाओं को पाने के लिए, जनता को जगाने के लिए मरना पसंद करूंगा। यानी मरे तो गैर की गलियों में, अगर मुझे औरों के लिए भी मरना पड़ जाए तो मैं उनके सुख सुविधाओं के लिए अपना जीवन त्यागूंगा। गलियों में औरों की, तो मैं उन सुख सुविधाओं के लिए, उन संपन्नताओं के लिए, उन अपने अधिकारों के लिए मरने का ख्वाब में संजोए हुआ हूं। तो ये गजल दुष्यंत कुमार की कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतीकात्मक और तीखे तेवर में लिखी गई गजल है, जो आम आदमी को जगाती है, उसे झंझोड़ती है, उसके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करती है। यहाँ लेखक की प्रतिबद्धता उसके सामाजिक राजनीतिक सरोकार स्पष्ट दिखाई देते हैं कि कवि की समाज के लिए क्या भूमिका हो सकती है, वो आम आदमी के लिए क्या करता है। इन्हें धवा क्या तक मिलती थी कि आप ऐसी तीखे तेवर की गजल लिखेंगे तो आपको सरकार अपने विभाग में कार्य नहीं करने देगी। इसलिए, लेकिन इनके तेवर नर्म नहीं पड़े। इन्होंने ठान रखा था मुझे सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़े होना, सत्ता कोई भी हो, मैं जनता का कवि हूं। कहते हैं जिस तरह जन कवि हूं, नागार्जुन कहते हैं मैं जन कवि हूं, मैं हकलाऊं क्यों। यानी ये डरते नहीं, घबराते नहीं, जो बात कहनी है वो सीधी, तीखी, स्पष्ट बात कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी जो थोड़ी सी मैंने व्याख्या की वो आपको पसंद आएगी, और आपको कैसी लगी इस विषय में अपनी राय जरूर दें, और इस मेरे छोटे से वक्तव्य को अपने मित्रों में, सहयोगियों में अधिक से अधिक शेयर करें, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।